स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने चैप्टर 13 को स्टार्ट किया था, फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर थे, ठीक है, जिन्हें कि हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे। तो इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में अपने व्यू पॉइंट दिए और उन्होंने कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल पॉलिटी है। स्टूडेंट, डुअल पॉलिटी को हमने पढ़ा था। डुअल पॉलिटी का मीन्स होता है कि सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर एक क्या होती है, एक अलग से गवर्नमेंट होती है। और ये दोनों ही अपने फंक्शंस के लिए, अपने सेपरेट पावर्स के लिए, उनके फंक्शंस के लिए अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में इंडिपेंडेंट होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डुअल पॉलिटी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है, क्योंकि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डुअल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि जो हमारा इंडियन यूनियन है वो लीग ऑफ स्टेट्स की तरह नहीं है। स्टूडेंट, इन्होंने लीग ऑफ स्टेट्स का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि उनका कहना था कि जो लीग ऑफ स्टेट्स होते हैं उसमें कुछ स्टेट्स मिलते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं और उसके ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है। उनके अकॉर्डिंग ही वो लीग ऑफ स्टेट्स के अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो अपना काम करते हैं, अपने फंक्शंस को गवर्न करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो इंडियन यूनियन है वो लीग ऑफ स्टेट्स नहीं है, जिसमें कि लीग ऑफ स्टेट्स में स्टूडेंट जितने भी स्टेट्स आते हैं उनको क्या है, उनको टाइटली कंट्रोल किया जाता है। उनको सारे जो भी वहाँ का लीग ऑफ स्टेट्स का जो भी हेड होता है उसके थ्रू जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। बल्कि स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे इंडियन यूनियन है वो क्या है, एक यूनाइटेड नेशन है, जिसमें कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो क्या हैं, टाइटली कनेक्टेड नहीं हैं। उनका जो रिलेशनशिप है वो लूज़ है, जिससे कि, और साथ ही जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, यूनियन की कोई एजेंसीज़ नहीं हैं। ये क्या करती हैं, अपने हिसाब से अपने फंक्शंस को, अपनी पावर्स को फंक्शन करती हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए दिए गए हैं। स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये समझाया है कि हमारा जो इंडियन यूनियन है ये लीग ऑफ स्टेट नहीं है, बल्कि इसमें जो हमारे स्टेट्स हैं उनको क्या है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक लूज़ रिलेशनशिप है, स्ट्रिक्टली टाइट रिलेशनशिप नहीं है, जिससे कि जो स्टेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंस है कि वो अपने फंक्शंस को, अपनी पावर्स को क्या है, इंडिपेंडेंटली कर सकें। और बताया कि जो यूनियन है उनके लिए जो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट को कहा कि स्टेट यूनियन की एजेंसीज़ नहीं हैं, बल्कि वो क्या हैं, अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी ही इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जितना कि हमारी सेंट्रल। स्टूडेंट, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि दोनों ही, चाहे यूनियन हो या फिर स्टेट हो, दोनों को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया है और ये दोनों ही बॉडीज़, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की ही जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती हैं। स्टूडेंट, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझाते हैं इसी चीज़ को कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि उनमें क्या होना चाहिए, इस सेंटर और स्टेट रिलेशंस में एक बैलेंस होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो फेडरलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें कहा गया है कि जो भी हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल
सेंटर में हो या फिर स्टेट में हो, वो सारी अथॉरिटीज़ उनको दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि उनके लिए क्या हों, सेपरेट फंक्शंस हों, सेपरेट सेट ऑफ रूल्स हों और सेपरेट क्या हों, सारी पावर्स हों और अपने रेस्पेक्टिव एरिया में काम करने की इंडिपेंडेंस हो, ऐसा बताया गया। और साथ ही ये कहा गया कि जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हैं और स्टेट्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में फंक्शन करने के लिए। स्टेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और सेंटर के ऊपर किसी भी तरीके से अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर या एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेकर स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब जो पावर्स दी गई हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग अलग मेंशन की गई हैं स्टूडेंट। और ये कहा गया कि जो सेंटर है और जो स्टेट है वो दोनों ही अपने मैटर में अगर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया गया अपना एक्शन हो अपने स्फेयर में, अपने वर्किंग फील्ड में, तो वहाँ पर दोनों के ही फंक्शंस को इक्वल माना जाएगा। यानी क्या है, जितना भी स्टेट की जो पावर है उतनी ही सेंटर की पावर है अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र में। ठीक है, दोनों के ही लॉज को वहाँ पर सुप्रीमेसी दी जाएगी अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में। और साथ ही स्टूडेंट ये कहा गया कि ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इस चीज़ से ये कहा गया कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं इनको हमारे सेंटर के अंदर रखा गया है या स्टेट को सेंटर के कंट्रोल में रखा गया है, ऐसा कहना क्या होगा, गलत होगा। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो सेंटर है वो क्या है, वो किसी भी पार्टीशन से नहीं बना है। ये सब क्या है, बाउंड्रीज़ वगैरह को अलग करके नहीं बनाया गया है। सेंटर क्या नहीं कर सकता है, अपने आप से इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको चेंज नहीं कर सकता है। और क्या है, ना ही इसकी जुडिशरी पर कोई भी उसमें वो अपना जो एक्सेस पावर है उसको दिखा सकता है। बेसिकली यहाँ पर ये समझाया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्फेयर में क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने फंक्शंस को करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं और कोई भी किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। किसी के भी वर्किंग जो उनका क्या है, जो वर्किंग एरिया है उसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहा गया कि जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म के बारे में जो क्रिटिक्स किए जा रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेंटर के अंडर में है, सेंटर के कंट्रोल में है, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि इन दोनों को जो पावर दी जा रही है, इन दोनों को ही जो अथॉरिटी दी जा रही है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होती है, जिसमें कि इन दोनों के द्वारा किए गए कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शंस, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वो सब क्या होंगे, अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में इक्वल होंगे, को इक्वल होंगे, उनको क्या होगी, समान वरीयता दी जाएगी अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में। स्टूडेंट उसके बाद अगर हम समझें तो सुप्रीम कोर्ट का जो बॉम्बे केस 1994 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो इंडिया का जो फेडरल करैक्टरिस्टिक है, जो फेडरल करैक्टरिस्टिक है, ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होगा। और जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल करैक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, उसका ही एक पार्ट कहलाएगा। और ये कहा गया कि अगर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई भी अगर ऐसी स्कीम है जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें क्या है, उन दोनों में ये नहीं देखा जाएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, ज़्यादा पावर वाली है, ग्रेटर पावर वाली है, बल्कि इसमें क्या है, जो स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ब्रांचेज नहीं है, उनका पार्ट नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया बॉम्बे केस 1994 में।
बेसिकली स्टूडेंट, ये जो बॉम्बे केस 1994 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल करैक्टर है, जो इंडियन फेडरलिज्म है, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर हो जाएगा। अब इसको क्या बना दिया गया कि जो इंडिया का जो फेडरल करैक्टर है वो क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीज़न दिया गया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं उसमें क्या है, जो भी स्कीम है उसमें जो सेंटर को जो ग्रेटर पावर दी गई है, उसका मीन्स ये नहीं है कि स्टेट्स क्या हैं, स्टेट्स सेंटर की ब्रांचेज हैं, उनके पार्ट हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये क्या है, स्टेट अलग से इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं और वो अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के पास क्या है, अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। और स्टेट क्या हैं, स्टेट सेंटर के एजेंट नहीं हैं, ना ही वो उनके सैटेलाइट्स हैं। और ये बताया गया कि जो स्टेट हैं वो अपने स्फेयर में यानी अपने वर्किंग फील्ड में काम करने के लिए फ्री हैं और स्टेट अपने स्फेयर में सुप्रीम है। उनकी जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हैं वो अपने वर्किंग फील्ड में काम करने के लिए क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बॉम्बे केस 1994 है उसमें डिसीज़न दिया गया। उसमें जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर मान लिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। और साथ ही ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर भी कुछ ऐसी स्कीम है जहाँ पर कि हमारे सेंटर को क्या किया जाता है, सेंटर को कुछ ज़्यादा पावर दी जाती हैं, सेंटर को ग्रेटर पावर दी जाती हैं स्टेट्स के कंपैरिजन में। लेकिन उसका मीन्स ये नहीं है कि स्टेट्स क्या हैं, सेंटर की ब्रांच हैं या फिर सेंटर का सब पार्ट हैं। ये कहा कि जो स्टेट्स और सेंटर हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और जो स्टेट्स हैं उनका अलग से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। और स्टेट क्या है, किसी भी तरीके से सेंटर के एजेंट या सैटेलाइट नहीं है। और स्टेट का जो भी स्फेयर है, जो भी वर्किंग फील्ड है, वहाँ पर वो अपने किसी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट हैं और वहाँ पर उनकी अथॉरिटी ही सुप्रीम मानी जाएगी। ये कहा गया है SR बॉम्बे केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न में। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम समझें तो इसमें भी यही समझाया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पर कभी भी जो पावर होती हैं वो किसको दे दी जाती हैं, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक इसेंशियल फेडरल फीचर है जिसमें कि इमरजेंसी के टाइम पर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनको कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेफ्टी के लिए उनको क्या कर दिया जाता है, सेंट्रल को दे दिया जाता है। और ये क्या है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन है और कभी भी एक्सेप्शन रूल नहीं बन सकते हैं, ये कहा गया है। क्योंकि स्टूडेंट हम देखते हैं कि हाँ, हमने अभी कह दिया कि हमने SR बॉम्बे केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न भी आ गया कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर होगा, जो इंडिया का जो सिस्टम है वो क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें फिर आगे समझाया गया है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उसमें जो भी पावर्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जाती हैं और जो सारी अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रवेल हो जाती है। तो ये कहा गया कि ये जो फंक्शन है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिवेल किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटी चली जा रही है इमरजेंसी की सिचुएशन में, या फिर कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं देश में जो कि क्या हैं, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो अगर ऐसा किया जाता है उस टाइम पर कि सेंटर को सुप्रीम बनाया जाता है, सेंटर को पावरफुल बना दिया जाता है, तो ये कहा गया है कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर का एक इसेंशियल फीचर है और ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। और कहा कि एक्सेप्शन कभी भी रूल नहीं हो सकते।
और उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेसेस थी, जो रिकग्निशंस थी ग्राउंड रियलिटीज़ की, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड कराया गया है। तभी क्या है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को बनाया है, उनको इंडिपेंडेंट पावर दी है, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी इंडिपेंडेंट पावर है। हमने ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स को नहीं बनाया है, बल्कि ये क्या हैं, फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी कंट्री है उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको रिकॉग्नाइज कराती हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो इंडियन फेडरल सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो इंडियन फेडरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के जो कंसिडरेशन हैं उनको भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कई बार क्या होता है, जब नॉर्मल डिवीज़न ऑफ पावर होता है स्टेट्स के बाद में, तो स्टेट्स के बीच में, तो स्टेट क्या करते हैं, अपने स्फेयर्स में अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको एंजॉय करते हैं, और साथ ही जो नेशनल इंटीग्रिटी है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट होती है। जब भी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जैसे वॉर की सिचुएशन होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो उस टाइम पे भी जो पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो क्या करता है, दो कन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशंस को बताता है। एक में तो उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहता है। जैसे कि पहले एक तरफ तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो नॉर्मल सिचुएशन में अपने स्फेयर्स में, अपने वर्किंग फील्ड में अपनी पावर्स को एंजॉय करने के लिए क्या हैं, फ्री हैं, और नॉर्मल डिवीज़न ऑफ पावर स्टेट्स और सेंटर में होता है। और स्टूडेंट, वहीं जो दूसरी चीज़ हम कहते हैं जो कि कन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन है पहले पॉइंट से, जिसमें हम कह रहे हैं कि नीड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, जब भी नेशनल इंटीग्रिटी की ज़रूरत होती है, नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, जब हमें स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसको सारी अथॉरिटी दे दी जाती है, और उस टाइम पर जो भी ये जो कि नॉर्मल डिवीज़न ऑफ पावर्स था, जिसमें कि जो स्टेट्स को ये राइट दिया गया था कि वो अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकती है अपने स्फेयर्स में, वो राइट्स भी हटा दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, वॉर लाइक सिचुएशंस में, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन में। तो स्टूडेंट, ये बताया गया कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है वहाँ पर क्या है, बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है दो कन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशंस के बीच में, जिसमें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि स्टेट्स को क्या है, स्टेट्स को पावर है, उनको लिए इंडिपेंडेंट पावर ऑफ सेपरेशन किया गया है, डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है, जिसमें वो अपने स्फेयर में, अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जब कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, वॉर लाइक सिचुएशन होती हैं, या फिर जब कभी भी नेशनल इंटीग्रिटी को बनाने की ज़रूरत होती है, नेशनल यूनिटी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, और सारी पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पर जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है, इनमें जो दो डिफरेंट जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो कंसिडरेशंस हैं, उनको हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में ही कॉम्प्रोमाइज़ बनाने की कोशिश की जाती है कि क्या हो,
अननेसेसरी स्टेट की पावर्स को भी ना लिया जाए, और क्या हो, अगर कभी भी क्या हो नेशनल इंटीग्रिटी की सिचुएशन हो, नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए या नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए या फिर कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, तो उस टाइम पर जो हमारी सारी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो ये क्या है, दोनों ही हमारे फेडरल सिस्टम के दो कन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशंस हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। स्टूडेंट, साथ ही जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो फेडरल स्पिरिट्स है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, उसको क्या है, हम जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वर्किंग में भी इसको देखा जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो हमारी जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने आप में उसकी जो स्पिरिट है वो क्या है, फेडरल सिस्टम की है। उसमें क्या है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फेडरल फंक्शंस को उसमें क्या किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की फेडरल स्पिरिट को बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है। ऐसा पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि जब क्या होता है, स्टेट्स के बीच में कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो जाता है। टेरिटोरियल मीन्स कि कोई भी उनकी टेरिटरी से, उनके एरिया से रिलेटेड, उनकी क्या है, सीमाओं से रिलेटेड, बाउंड्रीज से रिलेटेड अगर क्या है कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो एक बेलगाम है उसके बीच में क्या है, उस गांव के लिए, उस प्लेस के लिए क्या है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उनमें क्या है डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट क्या है, प्रिवेलिंग है, अभी भी चल रहा है। कई बार महाराष्ट्र कहती है कि बेलगाम हमारी टेरिटरी में आता है, कर्नाटका कहता है कि बेलगाम जो है वो कर्नाटका की टेरिटरी के अंदर आता है। तो इस प्रकार के जो भी फेडरल स्पिरिट को बताने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम देखते हैं कि कई बार क्या है, जो स्टेट्स के ऊपर जो रिवर वाटर होते हैं, जो उनका जो शेयरिंग होती है, जो भी क्या होती है, नदियाँ होती हैं, उनके वाटर को शेयर करने की जो डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड भी कई डिस्प्यूट्स देखे, जैसे कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर वाटर के लिए डिस्प्यूट होता है कि जो भी रिवर वाटर है उसकी शेयरिंग को लेकर भी क्या करते हैं, स्टेट्स में कई बार डिस्प्यूट्स जनरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर कमिंग टू पावर इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं कि अब क्या है, सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस हैं, यही देश में नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी हमारे देश में इमर्ज होकर आई हैं, वो भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। और अगर देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, वहाँ की कुछ रीजनल पार्टीज़ ही इमर्ज हुई और वहीं पर उनकी गवर्नमेंट भी है। तो स्टूडेंट क्या है, ये जो फेडरल स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे जो भी हमारे छोटे जो रीजनल स्टेट्स हैं, जो भी मतलब स्टेट्स के अंदर जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो उभर कर आई हैं। इससे क्या है कि इससे स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स में जो भी रीजनल बेसिस पर काफ़ी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। इसके बाद अगर देखें तो द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस, जैसे कि रीजनल एस्पिरेशंस को कंप्लीट करने के लिए नए स्टेट्स का क्रिएशन किया गया, जिस बेसिस पर मिज़ोरम और झारखंड का फॉर्मेशन किया गया। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्पिरिट को बताता है, फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, फेडरल करैक्टर के बारे में क्या देता है, ये डिफरेंट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जाम्पल्स को देता है। स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट इसमें फेडरल फीचर का एक एग्जांपल दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि जिसमें डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर टू मीट देयर डेवलपमेंटल नीड्स। ये कहा गया है कि स्टेट्स के द्वारा डिमांड की जाती है फाइनेंशियल ग्रांट्स के लिए सेंटर से, जिससे कि क्या हो, सेंटर अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को कंप्लीट कर सके। और साथ ही
assertion of autonomy by the states and their resistance to the interference from the center। ये कहा गया है कि इससे क्या होता है, साथ ही जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसको हम इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि स्टेट्स की क्या है, अपनी ऑटोनॉमी है, और साथ ही जो सेंटर का इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाता है, उसको स्टेट के द्वारा अब रजिस्ट किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम है वो प्रिवेल है, और हमारी कंट्री में क्या है, फेडरल सिस्टम को ही यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट, इसके बाद अगर फेडरल स्पिरिट का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए हमारी कंट्री में, तो उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इम्पोजिशन किया गया, जिसमें कि क्या है, सेवरल प्रोसीजर लिमिटेशंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल बाय द सेंटर। ये कहा जाता है कि जब कई बार क्या हो जाता है, जब कहीं पर क्या होती हैं जो प्रोसीजर लिमिटेशंस के लिए किसी भी स्टेट की अगर गवर्नमेंट क्या है फंक्शन नहीं कर पा रही है सही से, वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो गई है, तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है सेंटर के द्वारा। तो ये सब क्या शो करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर को शो करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अपने इस पूरे लेक्चर में क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम को पढ़ा, और इसमें हमने लास्ट में ये समझा कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो फेडरल स्पिरिट है उसमें भी क्या है, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्पिरिट के बारे में बताते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि कई बार हमारे स्टेट्स के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे कि बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में डिस्प्यूट है, और ऐसे ही जो रिवर वाटर है उसकी शेयरिंग को लेकर भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे कि जो कावेरी रिवर वाटर है, कावेरी रिवर के वाटर की शेयरिंग को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु में डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। और साथ ही जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर इसको देखा जाए तो इसको इस एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या है, रीजनल पार्टीज़ का भी इमरजेंस हुआ है, और वो भी क्या है अब पावर में आई हैं, उनको भी लोगों ने सपोर्ट दिया, और उन्होंने भी रीजनल इंटरेस्ट को उन्होंने क्या किया, प्रिवेल किया, और रीजनल इंटरेस्ट, रीजनल नीड्स को भी फुलफ़िल किया। तो ये सब हमने एग्जाम्पल्स पढ़े कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारी फेडरल स्पिरिट को शो करते हैं। स्टूडेंट, उससे पहले हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में अपने क्या व्यू पॉइंट्स दिए गए, और इसमें हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यू पॉइंट को भी समझा, जिन्होंने कहा कि सेंटर क्या है, जो स्टेट्स है वो सेंटर की सब्सिडियरी नहीं है, वो भी अपने आप में सुप्रीम है, और जो स्टेट को जो अथॉरिटी दी गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, और स्टूडेंट अब आपका चैप्टर 13 आज कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 14 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।